हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। चलिए, तो गुड इवनिंग एवरीवन। आज हमारा लेक्चर नंबर 04 है। ठीक है, ओके सर। आज हम क्या करेंगे बेटा, लेक्चर्स को दो पार्ट में सॉल्व करने वाले हैं। लेक्चर्स को क्या करने वाले हैं, दो पार्ट्स में होने वाला है ये लेक्चर। सबसे पहला जो हम 1 आवर लगाएंगे, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स जो हमारे बचे हुए हैं डिस्कशन के। ओके, एंड दूसरा हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज। इस चैप्टर के एमसीक्यूज ज्यादा नहीं है तो ज्यादा टाइम लगेगा ही नहीं। उसके बाद मुन्नी ब्रेक होगा। मुन्नी ब्रेक के बाद बेटा हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर होने वाला है। ठीक है, ओके सर। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट की अगर मैं बात करता हूं, यहां पर बेटा हम दो कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। दो कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं। एक हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आज की क्लास में, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है, और पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। क्योंकि एग्जाम में 99.99% चांसेस है कि फेमा में से सवाल इस कॉन्सेप्ट पे से आएगा। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट विद दी होमवर्क फर्स्ट। तो भैया होमवर्क कहां गया हमारा, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया के रिमेनिंग क्वेश्चंस हम करने वाले हैं डिस्कस। चलिए, ओके सर। एक बच्चा कह रहा है पीडब्ल्यू की कोई बुक नहीं आ रही। बेटा अगर पीडब्ल्यू की बुक नहीं आ रही है तो जल्दी आ जाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑर्डर्स जो हैं लग चुके हैं, जिसकी वजह से स्टॉक एक्चुअली में प्रिंट करवाना पड़ रहा है दोबारा से, और रीप्रिंटिंग में टाइम लगता है। ठीक है, इट इज नॉट कि स्टॉक में पड़ी थी आपको भेज दी, स्टॉक खत्म हो गया था, बट बच्चे अभी भी ऑर्डर कर रहे हैं, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स अभी भी इनरोल कर रहे हैं बैच में, इसलिए ऐसा हो रहा है। चलिए, ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पॉइंट हमारा पेंडिंग था। क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा थर्ड पॉइंट पेंडिंग था, यस और नो। यस सर। क्या बोल रहा है थर्ड पॉइंट, लेट्स रीड इट। इन केस, अगर, ठीक है, फॉरेन कंपनी डज नॉट डिलीवर इट्स डॉक्यूमेंट, फॉरेन कंपनी डज नॉट डिलीवर इट्स डॉक्यूमेंट्स to the registrar of companies as required under section 380 of the Companies Act 2013। अगर किसी फॉरेन कंपनी ने आरओसी के पास डॉक्यूमेंट्स को 30 दिन के अंदर जमा नहीं कराया, तो ऐसी कंपनी के ऊपर कौन सी पेनल्टी लगाई जाती है, ऐसी कंपनी के ऊपर कौन सी पेनल्टी लगाई जाती है। ठीक है, तो यहां पर मेरे बच्चा ध्यान से देखिएगा, कहां गया, हमने इस सेक्शन को डायरेक्टली पढ़ा था, जिसमें कि पनिशमेंट कितनी होगी बेटा, मिनिमम 1 लाख रुपए, मैक्सिमम 3 लाख रुपए। किसके ऊपर, फॉरेन कंपनी के ऊपर। और अगर कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस होगा तो एडिशनल कितने लगेंगे बेटा, 1 लाख से 3 लाख वाले तो लगेंगे ही, साथ में एडिशनल लगेगा 50,000 रुपए पर डे। मैक्सिमम लिमिट क्या है, मैक्सिमम लिमिट कुछ नहीं बताई। ठीक है, ओके सर। इंप्रिजनमेंट, ऑफिसर्स के ऊपर इंप्रिजनमेंट कितना हो जाएगा, 6 महीने तक का, या फाइन विच शुल नॉट बी लेस देन 25,000, और बोथ आपके ऊपर लगा दिया जाएगा, मतलब ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर लगा दिया जाएगा। हाँ, कंपनी, ओहो, कहां पढ़ा था हमने ये सेक्शन, जरा दिखाएंगे। कंपनी 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 कंपनी, एक बारी चलते हैं सेक्शन नंबर,
कुछ बच्चे बोलेंगे कि हमने नहीं पढ़ाया। यहां पर देखिए, ठीक है, यहां पर क्या आपको जेल लिखी हुई है? जल्दी बताइए, क्या यहां पर जेल लिखी हुई है क्या ऑफिसर को? यस और नो? जल्दी बताइए, क्या यहां पर आपको जेल दिख रही है? पनिशमेंट ऑफ एवरी ऑफिसर ऑफ द फॉरेन कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट, मिनिमम 25,000, मैक्सिमम 5 लाख। नहीं दिख रही है, यानी इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह हो गया कि आप ये वाला पॉइंट यहां से कट कर देंगे, ठीक है, और यहां से लिख लेंगे 25,000 टू 5 लाख रुपीस का अमाउंट, आप 5 लाख रुपीस का अमाउंट लिख देंगे और विद बोथ वाला पॉइंट भी आपका कट हो जाएगा। ठीक है, ओके सर, यहां पर आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करता हूं मेरे बच्चा, सो एक्स इंक एक फॉरेन कंपनी है जो कि यूके के अंदर रजिस्टर्ड है, वहीं पर ट्रेडिंग करती है। वहीं पर क्या करती है? ट्रेडिंग करती है। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इसने चेन्नई में खोला। सिंस दी कंपनी ने अभी तक बेटा रजिस्ट्रार के पास रिटर्न फाइल नहीं करा है, और इसीलिए रजिस्ट्रार जो है इस कंपनी के ऊपर शो कॉज नोटिस भेजना चाहता है, शो कॉज नोटिस भेजना चाहता है। ठीक है, आपको बताना है रजिस्ट्रार को कि अगर रजिस्ट्रार फॉरेन कंपनी को कोई डॉक्यूमेंट भेजना चाहता है तो उसके लिए रजिस्ट्रार को किसको नोटिस भेजना पड़ेगा? जल्दी बताइए। हमने सेक्शन 383 में पढ़ा था कि अगर रजिस्ट्रार तुम फॉरेन कंपनी को कोई डॉक्यूमेंट, कोई नोटिस भेजना चाहते हो तो तुम किसको भेजोगे डॉक्यूमेंट नोटिस? जल्दी बता दो, किसको भेजोगे? उस पर्सन, टू एनी पर्सन यानी ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव जिसका नाम, जिसका एड्रेस कंपनी ने रजिस्ट्रार को अंडर 3 सेक्शन 80 दिया था। या तो तुम उसे पोस्ट से भेज देना, या तो तुम उसके एड्रेस पे खुद डिलीवर करा देना, या इलेक्ट्रॉनिक मोड यानी ईमेल से भी उसे भेज सकते हो। और इसीलिए अगर रजिस्ट्रार फॉरेन कंपनी को शो कॉज नोटिस भेजना चाहती है तो वो ऊपर का प्रोविजन फॉलो करके ऐसा कर सकती है, ऊपर का प्रोविजन फॉलो करके ऐसा कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है मेरे बच्चा, क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया था मेरे ख्याल से, 5 भी हो गया था, 6th भी हो गया था, 7th भी हो गया था, 8th भी हो गया था, 9th भी हो गया था, 10th भी हो गया था, 11th भी हो गया था, 12th भी हो गया था, 13th भी हो गया था, 14th क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए 14th क्वेश्चन पे मयूरी कह रही है सेक्शन 380 होगा। नहीं बेटा, यह बात सेक्शन 383 में लिखी है। हम उस ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का नाम सेक्शन 380 में देते हैं, लेकिन यह बात कि रजिस्ट्रार नोटिस ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को देगा, यह बात 383 में लिखी है। ठीक है मयूरी। रईस कह रहा है क्वेश्चन 2 में क्या बोलना चाहते हैं पता नहीं चला। बेटा रईस, एक फॉरेन कंपनी थी जो रजिस्ट्रार को रिटर्न फाइल करना भूल गई। अब रजिस्ट्रार उसको नोटिस भेजना चाहता है कि तुमने अपना रिटर्न क्यों नहीं भेजा। तो आपसे पूछा गया कि रजिस्ट्रार, भाई रजिस्ट्रार किसको नोटिस भेजे अगर वो फॉरेन कंपनी को नोटिस भेजना चाहता है। तो बस यही क्वेश्चन था। ओहो हो भाई, क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा है। ओहो हो माय गॉड, ये क्या हो गया बेटा?
सिंपल सी बात उन्होंने कही कि एक फॉरेन कंपनी है जिसने अपना रिटर्न रजिस्ट्रार के पास फाइल नहीं करा, फाइल करना भूल गई, नहीं फाइल करा। अब रजिस्ट्रार क्या करेगा बेटा, रजिस्ट्रार फॉरेन कंपनी को एक नोटिस भेजना चाहता है कि तुमने क्यों रिटर्न फाइल नहीं करा, तुम पर पेनल्टी क्यों ना लगाई जाए। उसको बोलते हैं शो कॉज नोटिस की रीजन बताओ। अगर जेन्युइन रीजन होगा तो हो सकता है छोड़ दूं, लेकिन अगर जेन्युइन रीजन नहीं होगा तो भैया अब उन्होंने पूछा कि रजिस्ट्रार, कौन सा रजिस्ट्रार, नई दिल्ली के रजिस्ट्रार की बात हो रही है, वो फॉरेन कंपनी को नोटिस भेजने के लिए, अगर रजिस्ट्रार फॉरेन कंपनी को नोटिस भेजना चाहता है तो कंपनीज एक्ट में किसे नोटिस भेजा जाए कि हम मान लेंगे कि फॉरेन कंपनी। तो यहां पर हमने आंसर में बताया कि रजिस्ट्रार, तुम फॉरेन कंपनी के ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, तुम फॉरेन कंपनी के ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को शो कॉज नोटिस भेज दो, हम ये मान लेंगे कि तुमने फॉरेन कंपनी को नोटिस भेज दिया है। जल्दी बताइए, इसमें कोई दिक्कत? कहां गया वो जो कह रहा था इंटरप्रिटेशन, क्वेश्चन ही नहीं समझ आया मुझे, बताओ कहां है वो लड़का, कहां गया वो लड़का? ओहो हो, अबे चल नहीं रहा है क्या? खराब सेल खत्म हो गए क्या? थोड़ी देर तो चल रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में 2 पॉइंट सर होल्ड पे रखे हुए थे आपने, कौन कौन सा होल्ड पे रखा हुआ था, कोई बताएगा? क्वेश्चन नंबर 13 में बच्चा कह रहा है 2 पॉइंट मैंने होल्ड पे रखे हुए थे, पॉइंट नंबर 4th, पॉइंट नंबर 4th और पॉइंट नंबर 6th। ये मैंने आपको कहा था बाद में कराऊंगा, अब और कितना बाद में कराऊंगा भैया, है ना? तो यहां पर आपको क्या बताना था? आपको बताना था इस कंपनी को फॉरेन कंपनी माना जाएगा या फॉरेन कंपनी नहीं माना जाएगा। मुझे बताइए, फॉरेन कंपनी मानने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या होती है? उसका एक तो वो इंडिया के बाहर बनी होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में होना चाहिए, और तीसरी कंडीशन वो बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में करनी चाहिए। यस और नो? यस सर। अब ऑस्ट्रेलिया में ये कंपनी बनी है, क्या पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई? ये कंपनी इंडिया के बाहर बनी है, हां सर सेटिस्फाई हो गई। सेकंड उन्होंने बताया कि इंडिया की कंपनी, इस कंपनी के अंदर 59% शेयर होल्डिंग रखती है। आइए इस क्वेश्चन को जरा समझने की कोशिश करते हैं। एक कंपनी है ऑस्ट्रेलिया की जिसमें इंडियन कंपनी, जिसमें इंडिया की कंपनी कितना होल्ड करती है बताया इन्होंने? 59% होल्ड करती है, 59% होल्ड करती है। आपको बताना है ये कंपनी फॉरेन कंपनी है या ये कंपनी फॉरेन कंपनी नहीं है। तो यहां पर बेटा क्वेश्चन ने क्या आपको बताया है कि इसका पीओबी इंडिया में है? नहीं बताया। क्या क्वेश्चन में यह बताया है, क्या क्वेश्चन में यह बताया है कि यह बिजनेस एक्टिविटी ऑनलाइन या कुछ भी नहीं बताया? तो क्या मैं इसे फॉरेन कंपनी मान सकता हूं? क्या मैं इस कंपनी को फॉरेन कंपनी का दर्जा दे सकता हूं? द आंसर इज नो। मैं इस कंपनी को फॉरेन कंपनी का दर्जा नहीं दे सकता, क्योंकि अगर
मैं इस कंपनी को फॉरेन कंपनी का दर्जा कब देता, जब ये कंपनी बाहर बनी होती, इसका प्लेस ऑफ बिजनेस यहां होता और ये कोई बिजनेस एक्टिविटी कर रही होती। देयरफॉर इट इज नॉट अ फॉरेन कंपनी, इसीलिए ये फॉरेन कंपनी नहीं है। लेकिन इंस्टीट्यूट क्या करता है बेटा, इस सवाल का आंसर देने के लिए इंस्टीट्यूट फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन का तेल निकाल देता है। वो इग्नोर कर देता है फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन को और सीधा चला जाता है सेक्शन नंबर 379 पे। आप बताइए फॉरेन कंपनी है या नहीं है, इसकी डेफिनेशन 2 क्लॉज 42 में दी थी या 379 में दी थी। फॉरेन कंपनी हो या नहीं हो, इसकी बात चेकिंग की कहां दी हुई है, 379 में दी हुई है या सेक्शन 2 क्लॉज 42 में दी है? सर सेक्शन 2 क्लॉज 42 में दी है। फिर 379 में क्या दिया हुआ था? फिर 379 में क्या दिया हुआ था? 379 में यह बताया हुआ था कि अगर आप एक फॉरेन कंपनी हो तो आप पर इस चैप्टर के कौन कौन से सेक्शन लगेंगे, यह बात उसमें बताई गई है। बट इंस्टीट्यूट क्या करता है, इस पॉइंट को आंसर करने के लिए इंस्टीट्यूट डायरेक्ट चला जाता है 379 पे, ठीक है, और क्या बोलता है देखिए, एज पर दी प्रोविजंस, कौन से 379 में, अगर मिनिमम 50% शेयर होल्डिंग फॉरेन कंपनी की इंडियन सिटीजन होल्ड करते हैं, अगर किसी फॉरेन कंपनी की होल्डिंग इंडियन सिटीजन के पास है तो हम उस पर लॉ ऐसे लगाते हैं जैसे कि वो इंडियन कंपनी है। भाई लेकिन उसके लिए पहले वो फॉरेन कंपनी तो होनी चाहिए ना। 379 क्या बोलता है, अगर आप एक फॉरेन कंपनी में 50% होल्ड करते हो, और फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन तो वहां दी है, बट इंस्टीट्यूट उस इग्नोर कर देता है प्लेस ऑफ बिजनेस एवरीथिंग को और कह देता है यह फॉरेन कंपनी नहीं है, ठीक है। तो यहां पर जो लॉजिक आना चाहिए था, वो लॉजिक क्या आना चाहिए था, क्या यहां पर यह वाला लॉजिक आना चाहिए था कि 50%, उससे तो कोई लेना देना ही नहीं था। बट इंस्टीट्यूट हमेशा अपने इस क्वेश्चन के लिए आंसर में यही लॉजिक देकर सॉल्व करता है, ठीक है। अब एग्जाम में क्या करेंगे बेटा, एग्जाम में आपको भी ये वाले प्रोविजंस को, ये दो प्रोविजन को ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। बट एक्चुअली में दिस आंसर इज इनकरेक्ट, दिस आंसर इज इनकरेक्ट, ठीक है। सिमिलरली सेकंड पॉइंट भी बेटा यही है, सेकंड पॉइंट भी यही है। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन देखूं, एक कंपनी जो कि जर्मनी की है, एक कंपनी जो कि कहां की है, जर्मनी की है, एक कंपनी जो कि जर्मनी की है, उसमें इंडियन कंपनी 49% होल्ड करती है, उसमें इंडियन कंपनी 49% होल्ड करती है। आप बताइए ये कंपनी फॉरेन कंपनी मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी? ये कंपनी फॉरेन कंपनी मानी जाएगी या नहीं? लॉजिकली क्या आंसर होना चाहिए, क्योंकि हमें इसके प्लेस ऑफ बिजनेस के बारे में नहीं बताया तो हम इसे फॉरेन कंपनी नहीं मान सकते, क्योंकि हमें इसकी बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में है कि नहीं है नहीं बताया, इसीलिए हम इसको फॉरेन कंपनी नहीं मान सकते। बट अगेन इंस्टीट्यूट इसे सेक्शन 2 क्लॉज 42 ना लगाकर सेक्शन 379 लगाकर यह कहता है क्योंकि 50% से कम है तो फॉरेन कंपनी, 50% या उससे ज्यादा है तो इंडियन कंपनी, जो कि लॉजिकल अगेन नहीं है, ठीक है, जो कि अगेन लॉजिकल नहीं है। बट फिर भी इंस्टीट्यूट ने यहां पे लिखा क्योंकि यहां पर 49% इंडियन कंपनी होल्ड करती है, इसीलिए यह फॉरेन कंपनी है। अगेन दिस इज नॉट, द आंसर इज नॉट जस्टिफाइड, बिकॉज हमें नहीं बताया गया था कि उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है या नहीं है और उसका बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में है या नहीं है, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि वैसे तो ये लॉजिकली बैठते नहीं है, क्योंकि हमें फॉरेन कंपनी है या नहीं है वो हमेशा 242 से चेक करना चाहिए, ना कि 379 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे बच्चा, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर
14th की बात करता हूं, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन फ्रांस, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन फ्रांस, फ्रांस में बनी है, लिमिटेड लाइबिलिटी है बेटा, कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी है, ओके। established an office in Baroda and started conducting business activity from its place of business, उसने अपना बड़ौदा यानी इंडिया में एक ऑफिस खोला, वहां से बिजनेस एक्टिविटी भी क्या कर दी, स्टार्ट कर दी, ठीक है। उसके बाद इन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 382 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 उसने अपना नाम अपने ऑफिस के बाहर लिखा, इंग्लिश में लिखा और कैपिटल लेटर्स में लिखा, और 3 दिन के अंदर कंपनी के पास एक नोटिस आया रजिस्ट्रार से, जिसमें मेंशन था कि तुमने सेक्शन 82 को वायलेट कर दिया। आपको बताना है इस फॉरेन कंपनी ने कौन कौन से एरिया को वायलेट किया है, आपको बताना है इस कंपनी ने कौन कौन से एरिया को वायलेट किया है। संतोष बेटा मैं बस ये कह रहा हूं कि आपको इंस्टीट्यूट वाला ही आंसर पेपर में लिख के आना है, हम उससे डेविएट नहीं करेंगे, हाउएवर दैट आंसर इज रॉन्ग, ठीक है। चलिए, तो यहां पर आप जानते हैं हमने सीखा था कंपनी को अपने ऑफिस के बाहर क्या क्या लिखना होता है बेटा, कंपनी को अपने ऑफिस के बाहर नेम ऑफ फॉरेन कंपनी लिखना होता है, कंट्री इन विच इट इज इनकॉर्पोरेटेड लिखना होता है, नेम ऑफ कंट्री इन विच इट इज इनकॉर्पोरेटेड लिखना होता है, ठीक है। और तीसरा, मेंबर्स की लायबिलिटी अगर लिमिटेड है, मेंबर्स की लायबिलिटी अगर लिमिटेड है तो यह भी लायबिलिटी अगर लिमिटेड है, यह बात भी लिखनी होती है। कौन सी लैंग्वेज में लिखेंगे बेटा, इंग्लिश में भी लिखेंगे एंड लोकल लैंग्वेज में भी लिखेंगे, एंड लोकल लैंग्वेज में भी लिखेंगे। अब इस कंपनी ने क्या करा बेटा, इस कंपनी ने नेम ऑफ फॉरेन कंपनी लिखा, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा, लेकिन क्या क्या वो लिखना भूल गई, क्या क्या वो लिखना भूल गई, कंट्री का नाम लिखना भूल गई, मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है लिखना भूल गई, और लोकल लैंग्वेज में इन चीजों को लिखना भूल गई। तो ये बातें बेटा इसने फॉलो नहीं करी है, ये सारे लैप्सेस हैं जो फॉरेन कंपनी ने फॉलो नहीं करे हैं, यही उन्होंने क्वेश्चन में पूछा था। अगर आप ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले उन्होंने बोला कि कंपनी तुम्हें अपना नाम इंग्लिश में तो करना ही था, ठीक है, बट तुमने नेम ऑफ द कंट्री मेंशन नहीं करा। सबसे पहला लैप्स क्या हुआ, नेम ऑफ द कंट्री मेंशन नहीं करा। फर्दर तुमको दोनों चीजें इंग्लिश के साथ साथ लोकल लैंग्वेज में भी लिखनी चाहिए थी, वो भी तुमने नहीं करा। और तीसरा, मेंबर्स की लायबिलिटी अगर लिमिटेड है तो यह बात भी तुम्हें लिखनी चाहिए थी जो तुमने अपने ऑफिस के बाहर नहीं लिखी, यह तुम्हें इंग्लिश में भी लिखनी थी और लोकल लैंग्वेज में भी लिखनी थी। इसीलिए आपको रजिस्ट्रार से नोटिस आ गया, इसीलिए आपको रजिस्ट्रार से नोटिस आ गया। क्लियर है क्या ये क्वेश्चन, यस और नो, जल्दी बताइए, क्या क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 15। अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही
सिंपल क्वेश्चन है। एलिगेंट एजुकेशन लिमिटेड एक यूके की कंपनी है, एक बाहर की कंपनी है बेटा, जो कि इंगेज है बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग ऑनलाइन एजुकेशन। क्या बिजनेस करती है? ऑनलाइन एजुकेशन का बिजनेस करती है। इट हैज इंट्रोड्यूस्ड सम सर्टिफिकेट कोर्सेज, इसने कुछ कोर्स लेकर आए जैसे हम लेकर आते हैं उद्देश्य, रेगुलर बैच, संपूर्णा बैच, वैसे ही ये कंपनी भी कुछ कोर्स लेकर आई है जिनका ड्यूरेशन 4 महीने से लेकर 6 महीने तक होता है और कोई भी पर्सन इन कोर्सेज को एनरोल कर सकता है। एजुकेशन जो प्रोवाइड करी जाती है वो ऑनलाइन क्लास के थ्रू, वेबिनार के थ्रू और स्टडी मटेरियल को ईमेल पे भेजे जाते हैं रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स के पास। कंपनी का कोई भी फिजिकल प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है, कंपनी का कोई भी इंडिया में फिजिकल प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, लेकिन यह बात हमें पता चली कि उस कंपनी के जितने भी कस्टमर्स हैं जिन्होंने कोर्स खरीदा है, सारे के सारे इंडियन सिटीजन्स हैं जो इंडिया में रहते हैं। यानी कंपनी ने यहां पर कोई फिजिकल प्लेस नहीं खोला, लेकिन जितने भी कोर्सेज उनके बिक रहे हैं सारे के सारे इंडियंस खरीद रहे हैं। बहुत पढ़ाकू होते हैं इंडियंस, खरीद तो लेते हैं लेकिन फिर लेक्चर्स देखते नहीं है, है ना। अब आपको बताना है कि क्या इंडिया से, क्योंकि 100% बिजनेस आ रहा है, क्या हम इस कंपनी को फॉरेन कंपनी का दर्जा देंगे या इंडियन कंपनी का दर्जा देंगे, इसे कौन सी कंपनी का दर्जा दिया जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हो बेटा कि क्या ये इंडिया के बाहर बनी है? हां। क्या ये बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में कर रही है? अरे भाई सारे कस्टमर्स ही इंडिया के हैं। क्या इसका ऑनलाइन प्लेस ऑफ बिजनेस है? यस। तो क्या मैं इसे फॉरेन कंपनी मान सकता हूं? बिल्कुल, मैं इसे फॉरेन कंपनी का दर्जा दे सकता हूं, बिल्कुल। ठीक है, ओके ओके सर। उसके बाद व्हाट विल बी योर आंसर? तुम्हारा आंसर क्या होता अगर ऊपर वाले सवाल में इस कंपनी के 55% शेयर कैपिटल इंडियन कंपनी या इंडियन सिटीजन होल्ड करते, तब तुम्हारा आंसर क्या होता? तो बेटा ये फॉरेन कंपनी तो होती, लेकिन इस पर लॉ ऐसे लगाया जाता जैसे कि ये इंडियन कंपनी है। यानी इस चैप्टर के प्रोविजन तो इस कंपनी पर लगते ही लगते, साथ ही साथ वो एक्स्ट्रा सेक्शंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स में प्रिस्क्राइब करेगी वो भी इस कंपनी पर लगने चालू हो जाते। ठीक है सर। इंद्रनील पूछ रहा है कि कितने दिन लगेंगे इस लॉ का सिलेबस खत्म होने में? बेटा यही सवाल तुम इंस्टा पे क्यों पूछ रहे थे? बेटा चैट में भी तो पूछ सकते हो। मैंने पहले भी कहा है कि इंस्टा पे रिप्लाई नहीं आता है। बेटा ये आपका सिलेबस फ्राइडे या सैटरडे तक खत्म हो जाएगा। ठीक है इंद्रनील बेटा, अब एब्सटेन करिएगा कि आप इंस्टा पे मैसेज ना डालें। रात को 11 बजे, भाई मैं देख रहा हूं रात को 11 बजे कौन मैसेज कर रहा है? ऐसी कौन सी अर्जेंसी आ जाती है? ठीक है, चलिए। तो यही बात मैंने आपको कहा कि यस ये कंपनी जो है फॉरेन कंपनी मानी जाएगी पहला, और सेकंड केस में फॉरेन कंपनी तो मानी ही जाएगी, साथ ही साथ इस कंपनी को बेटा इस चैप्टर के साथ साथ एक्स्ट्रा प्रोविजन भी फॉलो करने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा प्रोविजन भी फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। टोक्यो फेरो एलॉयज लिमिटेड जापान की कंपनी है जिसने अपना इंडिया में धंधा चालू करा है 1 अप्रैल 21 को। कंपनी अपने सिक्योरिटीज को इशू करना चाहती है और इसीलिए वो प्रोस्पेक्टस बनाकर लोगों में बांटना चाहती है। आपको बताना है कि फॉर्मेलिटीज तो सब कुछ पूरी हो गई जो पूरी होनी थी, आपको सिर्फ इतना बताना है कि प्रोस्पेक्टस के साथ और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चिपकाए जाते हैं। चलिए
मुझे बताइए प्रोस्पेक्टस के साथ और कौन कौन से प्रोस्पेक्टस के साथ और कौन कौन से डॉक्यूमेंट को लगाया जाता है। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट कौन सा होता है बेटा, एक्सपर्ट की कंसेंट। कौन सा, एक्सपर्ट की कंसेंट लगाई जाएगी, पहला डॉक्यूमेंट। दूसरा डॉक्यूमेंट, अगर कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है अपने मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर के साथ, तो उस कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ओरल कॉन्ट्रैक्ट था यानी रिटर्न में नहीं करा था, तो एक मेमोरेंडम बनाया जाएगा जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो ओरल कॉन्ट्रैक्ट की थी वो लिखी जाएंगी। उसके साथ बेटा पिछले 2 सालों के मैटीरियल कॉन्ट्रैक्ट्स, कौन से कॉन्ट्रैक्ट, मैटीरियल कॉन्ट्रैक्ट्स को प्रोस्पेक्टस के साथ चिपकाया जाता है। अंडर राइटिंग एग्रीमेंट की कॉपी चिपकाई जाती है। और अगर प्रोस्पेक्टस पे डायरेक्टर ने नहीं बल्कि डायरेक्टर के एजेंट ने साइन किया था, तो डायरेक्टर ने जिस डॉक्यूमेंट से एजेंट को अपॉइंट किया था, दैट इज पावर ऑफ अटर्नी, पावर ऑफ अटर्नी की भी कॉपी लगाई जाएगी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स बेटा आपको लगाने पड़ेंगे, किसके साथ, प्रोस्पेक्टस के साथ अटैच करने पड़ेंगे जब आप रजिस्ट्रार को दे रहे होंगे। चलिए ठीक है, ओके। हाँ, एक मयूरी बेचारी कंफ्यूज हो गई, कह रही प्रोस्पेक्टस के साथ रिलेटेड पार्टी का डॉक्यूमेंट जाता है, प्रोस्पेक्टस के साथ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट जाता है, प्रोस्पेक्टस के साथ ट्रांसफर ऑफ फंड जाता है। नहीं बेटा, प्रोस्पेक्टस वाले डॉक्यूमेंट नहीं थे बेटा, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अटैच होके जाते हैं। वो डॉक्यूमेंट प्रोस्पेक्टस के साथ अटैच होके नहीं जाते थे। जो मयूरी तुमने लिखे हैं वो डॉक्यूमेंट जाते हैं हर साल कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट, और ये 3 डॉक्यूमेंट अटैच होके जाते हैं, ये प्रोस्पेक्टस वाले नहीं है। चेतना मुझे बताओ, आज तक कभी लॉ ने कोई चीजें डायरेक्टली बोली हैं? ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। विभव पीटीई एक कंपनी है जो कि सिंगापुर में बनी है, जिसका दिल्ली में कौन सा ऑफिस है, लाइजन ऑफिस। लाइजन ऑफिस का काम क्या होता है, कस्टमर से कम्युनिकेट करना। लाइजन ऑफिस आपसे एडवाइस ले रहा है कि रजिस्ट्रार के पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का स्टेटमेंट, रिपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की स्टेटमेंट, ट्रांसफर ऑफ फंड की स्टेटमेंट। ये तीनों स्टेटमेंट किसके साथ जाते हैं बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ हर साल चिपककर रजिस्ट्रार के पास जाते हैं। 6 महीने के अंदर जाते हैं। हाउएवर अगर 6 महीने में नहीं दे पाते हो तो आप रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन करके 3 महीने का एक्सटेंशन ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आप ट्राई करिए, मैं नहीं करूंगा, आपको ट्राई करना है और मुझे बताना है ये फॉरेन कंपनी है या नहीं है। पहले ये बताना ये फॉरेन कंपनी है या नहीं है, और दूसरा मुझे ये बताना कि इस कंपनी के ऊपर क्या इंडियन कंपनी वाले सेक्शन लगेंगे या नहीं लगेंगे। ये बातें आपको बतानी है, ठीक है। प्रिया, रिपेट्रिएशन का मतलब होता है वापस भेजना। तो यहां पर जो प्रॉफिट कमाया है, क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट किया था, तो हम प्रॉफिट को वापस उनकी कंट्री में दे देते हैं, उसको बोलते हैं रिपेट्रिएट करना, कि वो अपनी होम कंट्री में पैसा लेकर जाता है। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, बिकॉज ये एग्जाम में अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। देखते हैं कितने बच्चे इसको कर पाते हैं। तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया तेरे बिन। पहले बताओ फॉरेन कंपनी है या नहीं है, फिर मुझे बताओ क्या इस फॉरेन कंपनी के ऊपर
इंडियन कंपनी वाले सेक्शन, इसको इंडियन कंपनी मानकर एक्स्ट्रा सेक्शंस भी लगाए जाएंगे क्या? लेकर यादें तेरी रातें में कटी। कर लिया क्या सबने? यस और नो? चलिए स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आरएफसी लिमिटेड, आरएफसी लिमिटेड कहां बनी है बेटा? सिंगापुर में बनी है। आरएफसी लिमिटेड कहां बनी है मेरे बच्चा? सिंगापुर में बनी है। जिसका प्लेस, जिसका बिजनेस प्लेस कहां पर है बेटा? मुंबई में है। जिसका बिजनेस प्लेस कहां पर है बेटा? मुंबई में है। द कंपनी हैज इशूड 5 लाख शेयर्स ऑफ USD 100, जिसमें 4 लाख इक्विटी शेयर्स है और 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स है। द इशूड शेयर कैपिटल इज फुली पेड अप। इशूड शेयर कैपिटल फुली पेड अप है, लेकिन 5000 प्रेफरेंस शेयर ऐसे हैं जिसमें अभी भी 50 पर शेयर अनपेड है। ओके सर। RJW इंडियन सिटीजन 26,000 प्रेफरेंस शेयर होल्ड करता है, 1100 पार्टली पेड अप। और रॉन्टी लिमिटेड इंडिया की कंपनी है जो इतने इक्विटी शेयर्स होल्ड करती है। आपको बता, अब फिर रजिस्ट्रार ने बेटा एक नोटिस भेजा है अंडर सेक्शन 379 उस पर्सन को जिसका नाम फॉरेन कंपनी ने रजिस्ट्रार को बताया था, यानी ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव को कोई नोटिस भेजा है। अबव नोटिस, ये जो नोटिस ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव को भेजा है, ठीक है। अमन कह रहा है यूएसडी की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? ओहो, यूएसडी बेटा यूनाइटेड स्टेट्स के डॉलर्स की बात यहां पर हो रही है, ठीक है। यूएसडी मतलब यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स के डॉलर करेंसी की बात ये लोग कर रहे हैं, डॉलर करेंसी की बात कर रहे हैं। चलिए, यूएस डॉलर्स, ठीक है। ओके सर। द अबव नोटिस वाज डिलीवर्ड एट द एड्रेस विच वाज गिवन बाय आरएफसी लिमिटेड टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। आपका पहला सवाल है कि क्या ये फॉरेन कंपनी है या ये फॉरेन कंपनी नहीं है। तो देखो, क्या ये इंडिया के बाहर बनी है? हां। क्या इसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है? हां। बट क्या ये बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट कर रही है? अगेन क्वेश्चन बड़ा ही इनकंप्लीट बनाते हैं। भरने को 1000 चीजें लिख देते हैं, बट बिजनेस प्लेस है तो क्या बिजनेस एक्टिविटी कर रही है या नहीं कर रही है, इस पर सवाल आ गया भैया। अब लॉजिकली हम ये मान सकते हैं कि भैया अगर बिजनेस प्लेस होगा तो कुछ तो मुंबई में धंधा कर रही होगी, और ये एज्यूम करके हमने इसे फॉरेन कंपनी का दर्जा दे दिया। बट नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये आता है
कि क्या इस कंपनी पे इस चैप्टर के अलावा एक्स्ट्रा प्रोविजंस लगेंगे या नहीं लगेंगे, तो मुझे बताओ मिनिमम कितने परसेंट इस कंपनी की टोटल पेड अप शेयर कैपिटल कोई बताएगा कितनी है? टोटल पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है और हेल्ड बाय इंडियंस कितनी है? फिर मैं निकालूंगा परसेंटेज। ठीक है, तो यहां पर मेरे बच्चा द कंपनीज हैज इशूड 5 लाख शेयर्स ऑफ, जिसमें 4 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, 4 लाख इक्विटी इन 200 यूएसटी। कितना आएगा बेटा? 4 लाख इन 200। ओहो हो, 2 जीरो बढ़ गए भाई साहब। कमाल की बात है, 4 लाख को मैंने कैलकुलेटर पे 100 से मल्टीप्लाई करा तो कैलकुलेटर ने झटपट 2 जीरो उसमें बढ़ा दिए। मेरी तो आंखों में आंसू आ गए भाई साहब। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रेफरेंस शेयर्स का, जिसमें से 95,000 प्रेफरेंस शेयर्स 100 के पेड अप हैं और 5,000 प्रेफरेंस शेयर 50 के पेड अप हैं। यस और नो? क्या मैं सही कह रहा हूं? 5,000 प्रेफरेंस शेयर 50 के पेड अप हैं। तो यहां पर भाई बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का ना जीवन में। 95 1 2 3 4 5 और 5,000 25 1 2 3 4। टोटल बता दो मुझे कितना आ रहा है? टोटल बता दो मुझे कितना आ रहा है? जल्दी बताइए, टोटल कितना आ रहा है? जल्दी बताइए टोटल कितना आ रहा है? 4 2 4 497540। यस और नो? मतलब मेरा बेस में कितना आएगा बेटा? 49751234 इंटू 100। अब इंडियंस कितने होल्ड करते हैं, बस मुझे वो निकालना है परसेंटेज निकालने के लिए। इंडियंस कितने होल्ड करते हैं? इंडियंस की अगर मैं बात करता हूं मेरे बच्चा, तो यहां पर इंडियंस में से पहले आता है आरजेडब्ल्यू, जिसके पास 26,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं। कितने शेयर्स हैं? 26,000, जिसमें से 1100 क्या है? पार्टली पेड है। 1100 क्या है? पार्टली पेड है। तो यानी 26,000 माइनस 1100, 24,900। आरजेडब्ल्यू के 24,900 इंटू 100, ये तो फुली पेड है, और 1100 पार्टली पेड है। यही बात इन्होंने कही। और इंडियन कंपनी की अगर मैं बात करता हूं, कहां गई इंडियन कंपनी भाई? रॉन्टी लिमिटेड, कैसा नाम रखा है? 223500 223500 इंटू 100। ठीक है, तो यहां पर भैया 223500 के आगे 2 जीरो और लगा दी, यहां पर 249 2 जीरो और लगा दी, और 1100 इंटू 50 करके भैया 55,000 हमने लिख दिया। टोटल कितना आ रहा है एक बारी बताएंगे? 223540 प्लस 55,000 प्लस, जल्दी बताओ टोटल कितना आ रहा है? 24,895,000। ठीक है, 24,895,000 डिवाइड बाय 4975 इंटू 100।
50.04%। कितनी कैपिटल? 50.04%। ठीक है, 50.04% मेरे बच्चा जो है होल्ड करते हैं। और क्या ये मिनिमम 50% है? द आंसर इज यस। 50 या उससे अगर ज्यादा होती है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? क्या इस पे लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? बिल्कुल लग जाएगा, इस पर जो है सेक्शन लग जाएगा, क्योंकि मोर देन 50% आ रहा है। तो इट इज नॉट ओनली अ फॉरेन कंपनी, सिर्फ फॉरेन कंपनी नहीं है, बल्कि इसको चैप्टर 12 के साथ अदर प्रोविजंस भी फॉलो करने पड़ेंगे, ऐसा मान के जैसे कि ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रजिस्ट्रार ने ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव को जो नोटिस भेजा है, आप मुझे बताइए क्या वो वैलिड नोटिस है या वो इनवैलिड नोटिस है? जल्दी बताइए। रजिस्ट्रार ने ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव को नोटिस भेज दिया, क्या उसे वैलिड नोटिस माना जाएगा या इनवैलिड नोटिस माना जाएगा? तो अगेन बेटा, ये तो बहुत ही सिंपल है कि अगर रजिस्ट्रार कोई भी डॉक्यूमेंट फॉरेन कंपनी को भेजना चाहता है तो हम मान लेते हैं वो फॉरेन कंपनी को पहुंच गया। अगर रजिस्ट्रार ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव को भेज देता है तो और इसीलिए यस दिस इज वैलिड, यस दिस इज वैलिड। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन तो हो गया था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 आ गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 सिंपल क्वेश्चन है। अगेन एक अब्रोड लिमिटेड कंपनी है जो कि फॉरेन कंपनी है, विदाउट इस्टेब्लिशिंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, इसका इंडिया में कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, ये इशू करना चाहती है प्रोस्पेक्टस को फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज इन इंडिया। ये प्रोस्पेक्टस देकर इंडिया से पैसा उठाना चाहती है। आप इस कंपनी के क्या हो? कंसल्टेंट हो, करोड़ों रुपया छाप रहे हो। आपको बताना है इस कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करने के लिए किन किन बातों का ध्यान देना पड़ेगा। तो सबसे पहला बेटा, सर्कुलर प्रोस्पेक्टस तब तक इशू नहीं होगा जब तक प्रोस्पेक्टस साइन नहीं होगा। कौन साइन करेगा बेटा? चेयरपर्सन एंड 2 डायरेक्टर साइन करेंगे। अप्रूव कौन करेगा बेटा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रेजोल्यूशन लगेगा, यानी मैनेजिंग बॉडी। हो सकता है कि इंडिया के बाहर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ना बोला जाता हो तो कोई और नाम दिया जाता हो उस लॉ में, तो इसीलिए यहां पर इन्होंने मैनेजिंग बॉडी लिखा है। ये आप रजिस्ट्रार को क्या दे दोगे? डिलीवर कर दोगे। लेकिन ध्यान रखना, रजिस्ट्रार को डिलीवर करते हुए आपको साथ में वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने हैं। कौन से डॉक्यूमेंट्स? जो रूल्स में मेंशन है। इन्होंने रूल्स में बेटा जो मेंशन है डॉक्यूमेंट्स वो मेंशन नहीं करे हैं, बट मेरे हिसाब से आपको मेंशन करने चाहिए। मेरे हिसाब से आपको इस क्वेश्चन में लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कौन से वाले? ये वाले डॉक्यूमेंट्स मेंशन करने चाहिए, ये वाले, कि प्रोस्पेक्टस के साथ इन डॉक्यूमेंट्स को इस कंपनी को देना चाहिए। चलिए और बताइए, एक बच्चा और कह रहा था कोई क्वेश्चन बाकी है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा था शायद, देख लेते हैं। और कोई क्वेश्चन बाकी है क्या? एक बच्चे ने 7 लिखा था कि सर 7 मिस हो गया है, मैं देख लेता हूं, डोंट वरी। क्या ये मिस हो गया? नहीं बेटा, 7 तो करा हुआ है मैंने, इसमें क्या है, 7 तो कराया हुआ है। जल्दी बताओ, और कोई क्वेश्चन मिस हो गया क्या? नहीं हुआ है तो मैं आगे चलता हूं, मेरे हिसाब से सारे हो गए हैं। हाँ हर्ष कह रहा मेरे हिसाब से तो हो गया, क्योंकि यहां पे मार्किंग है और मार्किंग तब तक नहीं होती है जब तक मैं पढ़ाता नहीं हूं। नाजिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, ये भी देख लो भाई, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है नाजिर भाई, देखो क्वेश्चन नंबर 11 पे पूरी मार्किंग लिखी हुई है।
चलिए, ओके सर। नादिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 रिपीट कर दो। बेटा ये बताओ, क्या इंडियन बिजनेस ऑपरेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ते हैं फॉरेन कंपनी को? बनाने पड़ते हैं। क्या उसका ऑडिट कराना पड़ता है? हां कराना पड़ता है। किससे ऑडिट कराना पड़ता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस से, फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट से, या एलएलपी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट से। कौन सी तारीख तक आरओसी के पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल हो जाने चाहिए? फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 महीने यानी 30 सितंबर तक फाइल हो जाने चाहिए। क्या एक्सटेंशन मिल सकता है? हां एक्सटेंशन मिल सकता है। कितना एक्सटेंशन मिल सकता है? 3 महीने का एक्सटेंशन मिल सकता है। कब तक? 31 दिसंबर तक। उसके बाद अगर फॉरेन कंपनी आरओसी के पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट टाइम पर फाइल नहीं करेगी तो क्या उसने कॉन्ट्रावेंशन किया? हां कॉन्ट्रावेंशन किया। अगर कंपनी इस चैप्टर के अंदर कोई भी कॉन्ट्रावेंशन कर देती है, आप मुझे बताओ भाई, अगर कोई भी कॉन्ट्रावेंशन इस चैप्टर के अंदर हो जाता है तो उससे कॉन्ट्रैक्ट पे क्या इंपैक्ट पड़ता है? कॉन्ट्रैक्ट वैलिड से वॉइड हो जाते हैं? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट सारे के सारे वैलिड रहते हैं। बट फॉरेन कंपनी थर्ड पार्टी पर केस फाइल करने की ताकत खो बैठती है, लेकिन थर्ड पार्टी फॉरेन कंपनी पर केस करने की ताकत रखती है। ठीक है, चलिए। बच्चा कह रहा है पोल के साथ कराना। बेटा अगर मैं पोल के साथ कराऊंगा तो यह समझ लो मैं फिर फेमा आज पढ़ाऊंगा नहीं, फिर मैं फेमा कल से चालू करूंगा। यू डिसाइड। If you want poll, I am okay with it, but I will not start Foreign Exchange Management Act today because it will take double time while I will take poll and Foreign Exchange मैं चला जाऊंगा। Foreign Exchange Management फिर मैं आज की जगह कल से स्टार्ट करूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो जो भी बच्चे कह रहे हैं कि पोल करा लो, एक बारी आपस में डिसाइड कर लो। मैं पोल लेने के लिए रेडी हूं, 2 मिनट लगेंगे, पोल लेना स्टार्ट कर दूंगा, बट फिर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में कल से स्टार्ट करूंगा। बाकी आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए। मेजॉरिटी बच्चे कह रहे हैं कि सर हम फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट पढ़ना चाहते हैं आज ही, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो जाए, तो इसीलिए मैं पोल नहीं ले रहा। आप लोगों के डिसीजन की वजह से मैं पोल नहीं ले रहा, क्योंकि आप लोग पढ़ना ज्यादा चाहते हैं रेदर देन दी पोल। ठीक है, चलिए। इस ज्यादा एमसीक्यू नहीं है, मैं फटाफट खत्म करता हूं, मुन्नी ब्रेक देता हूं एंड देन वी विल शिफ्ट टू फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन फटाफट देखते चाहिएंगे। अबे दिख गया क्या आपको आंसर? अरे यार आंसर नहीं दिखना चाहिए, अरे यार पाप हो गया बेटा, पाप हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 सारे बच्चे ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए सारे बच्चे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 1, रेडिक्स लिमिटेड एक कंपनी है जो रजिस्टर्ड इन थाईलैंड है। रेडिक्स लिमिटेड एक कंपनी है जो कि कहां रजिस्टर्ड है मेरे बच्चा? थाईलैंड में रजिस्टर्ड है। इसका कोई भी प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है, कोई भी प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है। येट इट इज डूइंग ऑनलाइन बिजनेस थ्रू रिमोट डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज इन इंडिया। ठीक है, यानी ये फिर भी इंडिया में क्या कर रही है? रिमोट हेल्थ केयर। रिमोट हेल्थ केयर का मतलब क्या होता है बेटा? टेली मेडिसिन की बात हो रही है, टेली मेडिसिन की बात हो रही है। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इनमें से इनकरेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट कौन सी है। सबसे पहला, ये फॉरेन कंपनी नहीं है क्योंकि इसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है। सेकंड, ये एक फॉरेन कंपनी है क्योंकि इसकी बिजनेस एक्टिविटी है टेलीमेडिसिन के थ्रू। ये एक फॉरेन कंपनी है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू इंडिया में बिजनेस कर रही है। और ये एक फॉरेन कंपनी है क्योंकि ये बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में कर रही है। जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन? 3 में कहा गया ये फॉरेन कंपनी है
और एक ऑप्शन में कहा गया ये फॉरेन कंपनी नहीं है। इसमें तो कॉमन सेंस से भी हम टिक लगा सकते हैं कि ए पॉइंट गलत है, क्योंकि ए पॉइंट इन्होंने गलत कर दिया, ये फॉरेन कंपनी नहीं है कह के, क्योंकि ये तो एक फॉरेन कंपनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेड्डी लिमिटेड एक कंपनी है जो कि बेंगलोर में रजिस्टर्ड है। बेंगलोर में मतलब इंडिया के कंपनीज एक्ट में बनी हुई कंपनी है ये। ऑल्दो ये कंपनी इंडिया में तो रजिस्टर्ड है, ये कंपनी इंडिया में ही बनी है, इंडिया में ही रजिस्टर्ड है, लेकिन इंडिया में कोई धंधा नहीं करती। इंडिया में कंपनी बनाई, इंडिया में ही रजिस्टर कराया, मतलब कंपनी बनाई है ना, लेकिन इंडिया में बिजनेस करा ही नहीं। कहां बिजनेस करा? सारा का सारा बिजनेस यूरोप में हो रहा है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। क्या कह रहा है? ए पॉइंट गलत था या सही? बेटा ए पॉइंट एमसीक्यू का सही आंसर है, बट ए पॉइंट एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, ओके, ए एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछी गई थी, इसीलिए ए पर टिक लगाया। तो यहां पर देखिए, इट इज नॉट अ फॉरेन कंपनी, क्योंकि इसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है। इट इज नॉट अ फॉरेन कंपनी, अबे क्योंकि यह बनी ही इंडिया में है, भले ही इसका इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। ये फॉरेन कंपनी है क्योंकि इसका इंडिया के बाहर बिजनेस है, ये फॉरेन कंपनी है क्योंकि ये इंडिया में बनी है। तो कौन सा करेक्ट आंसर है बेटा? ये फॉरेन कंपनी क्यों नहीं है? क्योंकि इंडिया में बनी कंपनी होती है, ना कि फॉरेन कंपनी। यस और नो? सो बी इज द करेक्ट आंसर, बी फॉर भालू, सी फॉर चालू, बी फॉर भालू। चलिए, ए फॉर आलू, बी फॉर बालू, सी फॉर चालू, डी से छोड़ दो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रॉबर्ट जूनियर लिमिटेड एक कंपनी है जो कि अफ्रीका में रजिस्टर्ड है। कहां रजिस्टर्ड है बेटा? अफ्रीका में रजिस्टर्ड है। ऑल्दो इसका कोई भी प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है, लेकिन यह प्लान कर रही है टू हैव एन इलेक्ट्रॉनिक, इंडिया में यह इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आना चाहती है। आपको बताना है कि कौन से केस में इस कंपनी को फॉरेन कंपनी का दर्जा दिया जाएगा, कौन से केस में इस कंपनी को फॉरेन कंपनी का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, द कंपनी इज प्लानिंग टू अंडरटेक B2C, बट उसका सर्वर अफ्रीका में होगा। B2C करना चाहती है बट सर्वर अफ्रीका में होगा। कंपनी इंडियन सिटीजन से डिपॉजिट्स रेज करना चाहती है। ठीक है, ओके। कंपनी वेब बेस्ड मार्केटिंग सर्विसेज देना चाहती है, जबकि मेन सर्वर इंडिया में होगा। ओके, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर भी ये वाला भी मुझे ठीक लग रहा है और मुझे सी वाला भी ठीक लग रहा है, बट मुझे बी पॉइंट में एक गलती लग रही है। क्या कोई बता सकता है बी पॉइंट में क्या गलती लग रही है? मुझे ए भी सही लग रहा है और सी भी सही लग रहा है, बट बी पॉइंट में मुझे एक दिक्कत लग रही है। बी पॉइंट में मुझे यह दिक्कत लग रही है कि डिपॉजिट, इंडिया के लोगों से डिपॉजिट लेना प्लेस ऑफ बिजनेस तो है, लेकिन उसके साथ आपको एक बिजनेस एक्टिविटी भी तो दिखानी होती है। यहां पर बिजनेस एक्टिविटी के बारे में कुछ बताया नहीं है। क्या फील कर पा रहे हो मेरा क्वेश्चन या नहीं? जल्दी बताइए। मुझे ए भी करेक्ट लगा कि अगर ए होगा तो भी फॉरेन कंपनी मान लेंगे, अगर सी होगा तो भी फॉरेन कंपनी मान लेंगे, बट बी वाले केस में फॉरेन कंपनी कब मानेंगे? जब वो कोई बिजनेस एक्टिविटी करती होगी। जब वो कोई बिजनेस एक्टिविटी करती होगी उसके बारे में बताया नहीं है। तो यहां पर इंस्टीट्यूट ये एजम्पशन लेकर एमसीक्यू सॉल्व करा है कि इसकी बिजनेस एक्टिविटी भी इंडिया में है और उसने तीनों को फॉरेन कंपनी मान लिया, और क्योंकि तीनों केसेस में उसने फॉरेन कंपनी मान लिया, उसने डी को क्या कर दिया बेटा? फाइनल आंसर दिया है। डी को फाइनल आंसर दिया है। अगर मेरे पास ऑप्शन होता
ए एंड डी, तो मैं एग्जाम में ए एंड डी वाला टॉप लगा के आता। मैं अगर एग्जाम में ऑप्शन आता तो मैं तो ए एंड डी कह रहा हूं, सॉरी, ए एंड सी वाला ऑप्शन मार्क करता, ए एंड सी वाला, बी वाला नहीं करता, लेकिन मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ हर्ष कह रहा है, लेकिन बोला हुआ है ना नो प्लेस ऑफ बिजनेस। हर्ष बेटा, इंस्टीट्यूट जब भी सवाल में लिखता है नो प्लेस ऑफ बिजनेस, वो कौन से प्लेस ऑफ बिजनेस की बात कर रहा होता है? जल्दी हर्ष को बता दो, वो फिजिकल प्लेस ऑफ बिजनेस की बात कर रहा होता है या इलेक्ट्रॉनिकली? सारे बच्चे हर्ष का आंसर कर दो, वरना रात को नींद नहीं आएगी उसको। जल्दी सारे बच्चे हर्ष को आंसर कर दो। अगर इंस्टीट्यूट क्वेश्चन में देता है इट हैज नो प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, तो वो कौन से प्लेस ऑफ बिजनेस की बात कर रहा होता है? वो हमेशा फिजिकल प्लेस ऑफ बिजनेस की बात कर रहा होता है। इलेक्ट्रॉनिकली तो यहां पर आई गए ना, ये रहा इलेक्ट्रॉनिकली, ये रहा इलेक्ट्रॉनिकली। चलिए कोई बात नहीं हर्ष, होता है ऐसा पहली बार हुआ है 26-27 सालों में। चलिए, एक कंपनी है मॉडर्न बुक पब्लिशर पीएलसी, यूनाइटेड किंगडम में बनी है, जो कि होली ऑन इसकी एक और 100% सब्सिडरी है बेटा पीरियोडिकल लिमिटेड, जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में है। मुझे बताइए, अगर किसी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में है, ठीक है, आप मुझे बताइए, अगर किसी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में है, तो इसका मतलब वो कंपनी कहां इनकॉर्पोरेट हुई होगी? इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई होगी, तभी तो उसने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में रखा है। एंड ये इंगेज है पब्लिशिंग साइंटिफिक टेक्निकल मैगजीन्स में। ये कंपनी खुद को फॉरेन कंपनी मानती है। ये कंपनी बनी तो इंडिया में है, लेकिन खुद को क्या मानती है? फॉरेन कंपनी। हमने कहा तू खुद को फॉरेन कंपनी क्यों मान रही है? कह रही क्योंकि मैं बाहर की किसी कंपनी की सब्सिडरी हूं ना, इसीलिए मैं खुद को फॉरेन कंपनी मानती हूं। आपको बताना है नीचे चारों ऑप्शन में से कौन सी बात, क्या हम बीटा कंपनी को फॉरेन कंपनी मान सकते हैं या नहीं मान सकते? ऑप्शन नंबर 1, ये कंपनी को फॉरेन कंपनी नहीं मान सकते, भले ही 100% होल्ड कौन करता है? बाहर की कंपनी करती है। ठीक है, ओके सर। सेकंड, बीटा पीरियोडिकल्स लिमिटेड को फॉरेन कंपनी माना जाएगा क्योंकि ये एक बाहर की कंपनी की सब्सिडियरी है। ठीक है। थर्ड, बीटा पीरियोडिकल्स लिमिटेड को फॉरेन कंपनी का स्टेटस तब दिया जाएगा जब वो रीजनल डायरेक्टर के पास एप्लीकेशन करेगी। चौथा, इस कंपनी को फॉरेन कंपनी का स्टेटस तब दिया जाएगा जब ये नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास एप्लीकेशन करेगी। हाँ, इंद्रनील कह रहा है सर हम तो आपको सर मेरा इंट्रो दिए थे, इंस्टा पे कोई सवाल थोड़ी पूछे थे। बेटा मुझे तो तुम्हारा इंट्रो पता है बेटा, आई ऑलरेडी नो योर इंट्रो बेटा, कि तुम सीए इंटर के स्टूडेंट हो, मैं उद्देश्य रेगुलर बैच में पढ़ते हो। जो तुमने लिखा था क्या वो बात कुछ नया तुमने मुझे बताया था? नहीं बेटा, वो मुझे पता है। चलिए, तो करेक्ट आंसर क्या है बेटा? अरे भाई, कंपनी भले ही 100% बाहर के लोग ओन करते हो, बट वो कंपनी क्या रहेगी? वो कंपनी हमेशा इंडियन कंपनी ही तो रहेगी। अगर कंपनी इंडिया में बनी है तो क्या उसे फॉरेन कंपनी का दर्जा दे दोगे? द आंसर इज नो, सो करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विदेशी लिमिटेड एक फॉरेन कंपनी है जो स्टेब्लिश्ड है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एट कलकत्ता, वेस्ट बंगाल। ठीक है, ओके। फॉरेन कंपनी जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस कलकत्ता में है। कंपनी ने बड़े सारे डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार को भेजने होते हैं। आपको बताना है
रजिस्ट्रार के पास कितने दिन के अंदर डॉक्यूमेंट भेजे जाते हैं? ओके, एंड वेयर द सेड कंपनी शॉल डिलीवर सच डॉक्यूमेंट्स। 15 दिन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को, 15 दिन के अंदर आरओसी को नई दिल्ली वाले, 30 दिन के अंदर वेस्ट बंगाल वाले और 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार नई दिल्ली वाले। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। कौन से रजिस्ट्रार के पास बेटा? रजिस्ट्रार न्यू दिल्ली के पास, रजिस्ट्रार न्यू दिल्ली के पास। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कोई भी डॉक्यूमेंट जो फॉरेन कंपनी को रजिस्ट्रार को देना होता है वो कौन से रजिस्ट्रार के पास जाता है बेटा? उस रजिस्ट्रार के पास जिसके पास जुरिस्डिक्शन होती है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। उस रजिस्ट्रार के पास जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस फॉरेन कंपनी और 30 दिन में देना होता है। ऑल दी सारे रजिस्ट्रार के पास, या रजिस्ट्रार नई दिल्ली के पास देना होता है, या रजिस्ट्रार नई दिल्ली के पास देना होता है। तो हमेशा याद रखना, फॉरेन कंपनी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक रजिस्ट्रार है, दैट इज रजिस्ट्रार नई दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विजन लिमिटेड सिंगापुर में बनी हुई कंपनी है जिसने मिस्टर एक्स को रिप्रेजेंटेटिव बनाया था इंडिया में। जिसने मिस्टर एक्स को इंडिया में क्या बनाया था? अपना ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव बनाया था ताकि वो इंडिया के बिजनेस को मैनेज कर सके। लेकिन क्योंकि मिस्टर एक्स एक नंबर का निकम्मा, निठल्ला, आवारा किस्म का आदमी था, उसकी सर्विसेज अनसेटिस्फैक्टरी थी, इसीलिए कंपनी ने रिप्लेस करके एक नया बंदा मिस्टर वाई को अपॉइंट किया। आपको बताना है, पहला, इस कंपनी को रिटर्न रजिस्ट्रार के पास फाइल करके वाई के 30 दिन के अंदर बताना पड़ेगा कि भाई वाई अपॉइंट हो गया है। क्योंकि यह कंपनी फॉरेन कंपनी है, इसे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। यह कंपनी को 15 दिन के अंदर बताना पड़ेगा और यह कंपनी को 1 महीने के अंदर बताना पड़ेगा। तो कौन से कितने दिन के अंदर बताना होगा बेटा? 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा। 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को, कोई भी चेंज होता है तो वो 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, फैम कंपनी एलएलसी। फैम कंपनी एलएलसी, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। ठीक है, फैम कंपनी एलएलसी एक कंपनी है जो कि इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है। प्रपोजेस टू एस्टेब्लिश अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। प्रपोजेस टू एस्टेब्लिश अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। द लिस्ट ऑफ द डायरेक्टर। अब देखो इसके कौन कौन डायरेक्टर हैं, देखिएगा। डायरेक्टर में है अर्जुन, रणवीर, अर्जुन और रणवीर। ठीक है, ओके। लवीना कौन है बेटा? सेक्रेटरी है। कौन है? सेक्रेटरी है कौन? लवीना। मिस्टर मलिक और मिस्टर अरबाज, मिस्टर मलिक और अरबाज रेसिडेंट इन इंडिया हैं और इनको कंपनी ने ऑथोराइज करा है कि वो हमारे बिहाफ पर नोटिसेस रिसीव कर सकते हैं। यानी ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव कौन है बेटा? मिस्टर मलिक और मिस्टर अरबाज, और मिस्टर अरबाज। तो 2 डायरेक्टर की बात हो गई, 2 ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव की बात हो गई और 1 सेक्रेटरी की बात हो गई। ठीक है, आपको बताना है, आपको बताना है, यू वर आस्क्ड बाय द कंपनी की डिक्लेरेशन कि हम कॉन्विक्ट नहीं हैं, हम कॉन्विक्ट नहीं हैं, इसकी डिक्लेरेशन इन 5 लोगों में से किस किस को देनी पड़ेगी? किस किस को देनी पड़ेगी? जल्दी से बता दो, ए बी सी डी, कौन कौन से बंदे को यह डिक्लेरेशन देनी है? फटाफट बता दो कि हम कॉन्विक्टेड नहीं हैं।
ए बी सी डी, जल्दी बताओ कौन सा? तो बेटा हम कॉन्विक्टेड नहीं है, इसकी डिक्लेरेशन हमें लेनी होती है डायरेक्टर से प्लस ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव से। यह डिक्लेरेशन हमें सेक्रेटरी से नहीं लेनी होती। यह बात मैंने आपको वहां पर क्लियरली लिखवाई भी थी, नहीं लिखवाई थी क्या? क्या बात कर रहे हो, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। कहां गई भाई बुक, कहां चली गई? ये रही, ये बात तो मैंने लिखवा के भी दी थी, कहां गई? जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए, जितने भी मौसम दिए सबनम दिए। ये रहा, ये देखिए, आप ध्यान से पढ़िएगा। डिक्लेरेशन डायरेक्टर से और ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव से, और यहां मैंने लिखकर भी दिया था कि सेक्रेटरी से डिक्लेरेशन नहीं चाहिए। यह बात आपको एमसीक्यू में पूछी जाएगी। देखो एमसीक्यू भी लिखा है, यस और नो। तो डायरेक्टर और ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव से हमें यह चाहिए थी। इसका मतलब किस किस से चाहिए हमें यह? अर्जुन, रणवीर, मलिक और अरबाज, है ना? सो अर्जुन, रणवीर, मलिक और अरबाज। सो डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चों। एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, एवरी फॉरेन कंपनी shall deliver a copy of financial statement with registrar of company। आरओसी के पास कितने दिन के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी जाएगी? 30 दिन, 60 दिन, 3 महीना या 6 महीना? जल्दी बताइए। 30 दिन, 60 दिन, yes, so the correct answer is 6 months from the end of financial year। अगेन सेम क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 ऊपर वाले क्वेश्चन से ही प्रेरित क्वेश्चन है। एक कंपनी है, इंडिया के बाहर बनी है, इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक मोड से धंधा करती है, इसका सर्वर इंडिया के बाहर लोकेटेड है, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। कंपनी दिसंबर वाला फाइनेंशियल ईयर फॉलो करती है। एवरी ईयर आप जानते हो कंपनी को बैलेंस शीट और पीएनएल बनाकर देना होता है। कितने दिन के अंदर फॉरेन कंपनी को बताना होता है? ठीक है, कितने दिन के अंदर? 30 दिन, 3 महीने, 60 दिन या 6 महीने? कितने दिन के अंदर फाइल करनी होती है बेटा? अगेन डी, 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। 6 महीने के अंदर, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 महीने के अंदर रजिस्ट्रार के पास फाइल हो जानी चाहिए। अभी तो तुमने डी दिया था बेटा, पिछले वाले में भी सेम, बस यहां पर थोड़ा डायरेक्ट पूछा था, यहां पर एकदम डिटेल में बातें लिखकर पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। एक्स लिमिटेड एक फॉरेन कंपनी है, एक्स लिमिटेड एक फॉरेन कंपनी है। अलॉन्ग विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021 ऑफ इट्स इंडियन बिजनेस ऑपरेशंस हैव टू फाइल स्टेटमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, रिपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ फंड। कोई बता सकता है रिलेटेड पार्टी की ट्रांजैक्शन की स्टेटमेंट, प्रॉफिट की स्टेटमेंट और ट्रांसफर ऑफ फंड की स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कौन सी तारीख तक हो जाएगी? कौन सी तारीख तक हो जानी चाहिए? अगेन घुमाकर पूछा है बेटा। 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। और 6 मंथ कहां पर एंड होते हैं बेटा? 30 सितंबर को एंड होते हैं। तो सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपको बताना है एक्सटेंशन कितने महीने का मिलता है?
अगर हम 6 महीने में फाइल नहीं कर पाते तो रजिस्ट्रार कितने महीने का एक्सटेंशन दे देगा? ठीक है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना। कितने महीने का एक्सटेंशन मिलेगा बेटा? 3 महीने का एक्सटेंशन मिल जाएगा, यानी 31 दिसंबर तक तो फाइल करनी ही पड़ेगी। 31 दिसंबर तक तो फाइल करनी ही पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 13, एक कंपनी है एमआर कंपनी एलएलसी। एक कंपनी कौन सी है बेटा? एमआर, जो कि इंडिया के बाहर बनी है लेकिन जो इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस रखती है, यानी ये कौन सी कंपनी है? फॉरेन कंपनी है। इसके सारे फाइनेंशियल डिसीजन कौन लेता है? अबू दाला कंपनी एलएलसी। अबू दाला कंपनी एलएलसी। ये कौन सी कंपनी है? होल्डिंग कंपनी है। और ये कंपनी कौन सी है? सब्सिडियरी कंपनी है। सब्सिडियरी कंपनी है। ओके, वन ऑफ द key raw materials required by E company is procured through its subsidiary company। इमार की एक सब्सिडियरी कंपनी भी है बेटा, फिजी कंपनी। एक सब्सिडियरी भी है, एमआर की सब्सिडियरी है बेटा, फिजी कंपनी। अब हुआ क्या? अबूदुल्ला यानी ये वाली कंपनी और फिजी कंपनी, ये दोनों मिलकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, कंसोलिडेट भी करते हैं, और इसी वजह से ये नॉर्मल फाइनेंशियल ईयर फॉलो नहीं करते 1 अप्रैल से 31 मार्च वाला, ये डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं। आपको बताना है, क्योंकि आप एक चार्टेड अकाउंटेंट नहीं, क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट हो, यानी आप सीए एस्पायरेंट नहीं रहे। आपको कंपनी को बताना है कि अगर कंपनी अपना फाइनेंशियल ईयर चेंज करके होल्डिंग कंपनी, ठीक है, होल्डिंग कंपनी के सेम कर सकती है। अगर आपकी कंपनी होल्डिंग कंपनी के सेम करना चाहती है तो एप्लीकेशन कौन फाइल करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन फाइल करेगी इमार कंपनी, एप्लीकेशन फाइल करेगी अबूदाला कंपनी, एप्लीकेशन फाइल करेगी अबूदाला या फिजी कंपनी, या आइदर ए और बी। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन कौन फाइल करता है? तीनों ही ऑप्शन में सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन है। क्वेश्चन ये है, एप्लीकेशन फाइल कौन करेगा? तो हमेशा याद रखना, वही कंपनी फाइल करती है जो अपना ईयर चेंज कराना चाहती है, यानी ठीक है, कौन करना चाहती है? ये रहा ए पार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट इज दी ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चा, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, मन्नत कंपनी एलएलसी इंडिया के बाहर बनी है, वो इंडिया के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मोड से प्लेस ऑफ बिजनेस खोलना चाहती है। कंपनी ने बेटा प्रोस्पेक्टस इशू करना है इंडियन सिटीजन को फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ कंपनी सिक्योरिटी। कंपनी को 2 साल हो गए बेटा बिजनेस करते हुए। कंपनी को कितने साल हो गए बेटा बिजनेस करते हुए? 2 साल हो चुके हैं, बल्कि 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं। प्रोस्पेक्टस पे डेट भी लिखी, प्रोस्पेक्टस पे साइन भी किया, प्रोस्पेक्टस पे डेट भी लिखी, प्रोस्पेक्टस पे साइन भी किया, बट डिड नॉट कंटेन द पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू द इनेक्टमेंट्स अंडर विच मन्नत कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड, बट डिड नॉट कंटेन द पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू एनेक्टमेंट। हमने मन्नत कंपनी ने प्रोस्पेक्टस में यह बात नहीं बताई कि वो कौन से एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है, वो कौन से एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है। ठीक है, ओके सर। उसके बाद एंड कंपनी ने
वो डिटेल भी प्रोवाइड नहीं करी, वो डिटेल भी प्रोवाइड नहीं करी जिसकी स्टेब्लिशमेंट इंडिया में कहां कहां प्लेस ऑफ बिजनेस है, ये बात भी नहीं बताई। आप परस्यू कर रहे हैं चार्टेड अकाउंट, यू एज अ परस्यूइंग चार्टेड अकाउंटेंट, आपको बताना है ये प्रोस्पेक्टस वैलिड है या नहीं है, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए ये प्रोस्पेक्टस वैलिड है या नहीं है। ये रहे आपके चार ऑप्शन, ये रहे आपके चार ऑप्शन। चलिए, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं वैलिड है, बहुत सारे यस बोल रहे हैं, शेखजेद बोल रहा है डॉट 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 कद्दू। चलिए लेट्स चेक इट, लेट्स चेक इट, लेट्स गो टू द मॉड्यूल। प्रोस्पेक्टस वाले सेक्शन पे चलते हैं। तेरे बिन दिल नहीं लगदा। चलिए, जैसा कि आप जानते हो, कोई बात नहीं, चेतना होता है, कभी कभी रातों को नींद नहीं आती है तो ऐसा हो जाता है। प्रोस्पेक्टस में आप जानते हो कंपनी को 5 बातें लिखनी होती है। कितनी बातें लिखनी होती है बेटा एक्स्ट्रा? 5 बातें लिखनी होती है। पहला, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में बताना होता है। दूसरा, वो कौन से एक्ट के में बनी है ये बताना होता है। तीसरा, उसकी इन दोनों की कॉपी इंडिया में कहां पर इंस्पेक्ट हो सकती है ये बताना होता है। बट ये बातें, ये जो शुरू की 3 बातें होती हैं, ये उस कंपनी को मेंशन नहीं करनी होती जिस कंपनी को 2 साल हो चुके हैं धंधा स्टार्ट करे हुए। ठीक है, ओके। लेकिन 4th और 5th पॉइंट, चाहे आपको 2 साल हो गए हो, चाहे आपको 100 साल हो गए हो, आपको ये लास्ट वाली 2 बातें तो लिखनी होंगी ही होंगी। आपको ये लास्ट 2 बातें तो लिखनी होंगी ही होंगी। द डेट्स ऑन विच एंड द कंट्री इन विच, आपको यह बताना होगा कि आप कौन सी तारीख को इनकॉर्पोरेट हुए थे और कौन सी कंट्री में इनकॉर्पोरेट हुए थे। और आपको यह बताना पड़ेगा कि कंपनी ने अपना इंडिया में कहां कहां प्लेस ऑफ बिजनेस खोल रखा है। अब मैं वापस एमसीक्यू पे चलता हूं और आप देखोगे इस कंपनी ने बेटा नहीं बताया। क्या नहीं बताया? डज नॉट प्रोवाइडेड एनी डिटेल्स रिलेटिंग टू एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया। इंडिया में कहां कहां प्लेस ऑफ बिजनेस है यह बताना तो मैंडेटरी था ना इस कंपनी को, लेकिन यह तो इसने बताया नहीं। तो अगर यह बात इसने नहीं बताई तो क्या हो जाएगा? प्रोस्पेक्टस इनवैलिड हो जाएगा। यस और नो? प्रोस्पेक्टस इनवैलिड हो जाएगा क्योंकि द प्रोस्पेक्टस इज इनवैलिड, क्योंकि कंपनी ने प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया के नहीं बताए हैं। इन दोनों में नहीं, ये वाला नहीं है। यहां पे तो उसने बोला है कि डज नॉट हैव अ प्लेस ऑफ बिजनेस, ये वाला आएगा। नो, द प्रोस्पेक्टस इशूड इन इनवैलिड बिकॉज इट डज नॉट कंटेन द पर्टिकुलर्स, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एनी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, क्योंकि उसने इंडिया के प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ इंडिया की कोई भी बात बताई नहीं है, कोई भी बात बताई नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की अगर मैं बात करता हूं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, इनमें से कौन से केसेस हैं द इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस बाय अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया विल बी इनवैलिड इन लॉ कंसीडरिंग द प्रोस्पेक्टस ऑफ चैप्टर 22। पहला, कंसेंट टू द इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस
रिक्वायर्ड फ्रॉम एनी पर्सन, एक्सपर्ट को अटैच कर दिया हमने प्रोस्पेक्टस के साथ। इन केस वेयर द प्रोस्पेक्टस इज साइंड बाय ड्यूली ऑथोराइज्ड एजेंट, हमने प्रोस्पेक्टस को डायरेक्टर के एजेंट से साइन करवाया, एजेंट से साइन करवाया, लेकिन उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी अटैच नहीं करी है प्रोस्पेक्टस के साथ, हमने पावर ऑफ अटॉर्नी अटैच नहीं करी। तीसरा, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, नॉट हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, और कंपनी टू बी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। आपको बताना है इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस कब इनवैलिड होगा। तो बेटा कब इनवैलिड होगा? अगर आप पावर ऑफ अटॉर्नी को साथ में अटैच नहीं करोगे, उस केस में क्या हो जाएगा? प्रोस्पेक्टस इनवैलिड हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, आप मुझे इसका आंसर बता दीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, प्लीज मुझे इसका आंसर बता दीजिए। कौन सा आंसर, पेनल्टी कौन सी सही है, बस वो बता दो। कंपनी के ऊपर, फॉरेन कंपनी के ऊपर कौन सी पेनल्टी लगती है वो बता दो, फिर मैं 3 मिनट का मुन्नी ब्रेक दे देता हूं। अर्नब कह रहा है आज न्यू चैप्टर कैसे स्टार्ट होगा? 3 मिनट बचे हैं, 2 मिनट रुको, मैं स्टार्ट करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। चलिए, तो करेक्ट आंसर कितना होता है बेटा? मिनिमम, आइए वापस आ जाइए सेक्शन पे। कितनी पेनल्टी बताई हुई थी? कहां गई पेनल्टी भैया? पेनल्टी कहां चली गई? पेनल्टी पेनल्टी पेनल्टी, ये रही। कितनी पेनल्टी है बेटा? यहां पर अगर आप देखेंगे, मिनिमम 1 लाख, मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 3 लाख और 50,000 रुपए पर डे। 50,000 रुपए पर डे। तो करेक्ट आंसर कौन सा है मेरे बच्चों? करेक्ट आंसर कौन सा है? मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 3 लाख, एडिशनल फाइन यहां पर डे टाइप होना रह गया। ठीक है, चलिए 50,000 रुपए पर डे, 50,000 रुपए पर डे अगर कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस है तो। चलिए, तो यहां पर हमारे सारे के सारे एमसीक्यू खत्म होते हैं। 3 मिनट का मुन्नी ब्रेक लेते हैं और फिर हम चलेंगे अपने अगले चैप्टर पर। ओके